फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू जेआरएफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी जीआईसी के लिए रिवीजन हम जो कर रहे हैं इसका 5th पार्ट है। इसके पहले 4 पार्ट आ चुके हैं जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है या फिर कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। तो ये इसका 5th पार्ट है। इसके पहले 4 पार्ट आ चुके हैं, तो ये ज़रूर आप देखिएगा। एंड और भी जैसे टीजीटी पीजीटी जीआईसी करके एक पूरा प्लेलिस्ट है जिसमें 50 वीडियोज़ हैं और हर एक वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। उसके बाद एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है, उसमें भी अबाउट 25 वीडियोज़ हैं, इसमें भी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। एंड डीएसएसबी का पूरा एक प्लेलिस्ट है। बहुत सारे प्लेलिस्ट है जहाँ से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड हैं या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड हैं वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इनको आप ज़रूर देखिएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे PDF वहाँ पर मिल जाएंगे। एंड स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, 3 मूल रंगों के अंतर्गत कौन से 3 रंग आते हैं? 3 मूल रंग मीन्स जो प्राइमरी कलर्स हैं। तो इन 3 प्राइमरी कलर्स में कौन कौन से कलर आते हैं? तो वो आते हैं नीला, पीला और लाल। कहीं कहीं पे कंफ्यूज करने के लिए हरा होता है, तो हरा ये प्राइमरी कलर नहीं है। हरा जो है ये हमारा सेकेंडरी कलर है। जब नीला और पीला कलर मिलाते हैं तब बनता है जाके ग्रीन कलर। तो इसमें ग्रीन जो है ये सेकेंडरी कलर है, बाकी ब्लू, येलो एंड रेड ये जो 3 कलर हैं ये हमारे प्राइमरी कलर हैं। और कलर से रिलेटेड हमने एक पूरा वीडियो अच्छे से डिस्कस किया है, तो उसको अभी आप चैनल पे देख लीजिएगा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो। जब काला रंग किसी अन्य रंग में डाला जाता है तो इसे कहते हैं, काला रंग जब किसी अन्य रंग में डाला जाता है तो उसको कहते हैं शेड, छाया। और टिंट किसको कहते हैं? जब हम वाइट कलर, जैसे कोई रेड कलर है, ठीक है, रेड में अगर हम ब्लैक कलर ऐड करेंगे तो ये बनाएगा शेड्स, छाया। और जब इसी में वाइट कलर ऐड करेंगे तो ये बनाएंगे टिंट। जब वाइट कलर ऐड करते हैं तो वो बनता है टिंट, जब ब्लैक कलर ऐड करते हैं तब वो बनते हैं शेड्स या छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रंग के अनुसार सबसे गर्म रंग कौन से हैं? ऑप्शन है लाल, नारंगी, हरा और पीला, नीला और पीला, बैंगनी और नारंगी। देखो हरा हमारा कैसा है? कूल कलर है। यहाँ पे नीला दिया है, कूल कलर है, बैंगनी कूल कलर है। तो बचा कौन सा? लाल और नारंगी। जो कलर सन से रिलेटेड होते हैं, जैसे सन है, मॉर्निंग में ऑरेंज होता है, फिर रेड होता है, देन येलो होता है। तो जो कलर सन से रिलेटेड हैं, जो सन को मतलब इंडिकेट करते हैं, वो कलर आते हैं वार्म कलर, गर्म कलर में आते हैं। जैसे लाल है, नारंगी है, पीला है, ये कलर आते हैं गर्म कलर में, वार्म कलर आते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बड़े फर्नीचर पर किस तरह का कपड़ा लगाना चाहिए? जो बड़े बड़े फर्नीचर होते हैं उन पे किस टाइप का कपड़ा जो है वो लगाना चाहिए? जो बड़े बड़े फर्नीचर होते हैं इन पे बड़े बड़े फूलों वाला जो है कपड़े लगाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लंबी फूल सज्जा कहाँ के लिए उपयुक्त होता है? तो जो लंबी फूल सज्जा मीन्स जहाँ पे हम बड़े बड़े टहनी फूल के लिए बड़े बड़े टहनी यूज़ करते हैं, तो ये वाली पुष्प सज्जा कहाँ पे यूज़ होती है? तो जो घर के कोने होते हैं, कोने में लंबी पुष्प सज्जा को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम जापानी जो पुष्प सज्जा होता है उसमें 3 वर्ड यूज़ करते हैं, सिन, सो, हाइकी। तो आपको बताना है जो सिन है ये क्या, इसका यह क्या प्रदर्शित करता है? सिन जो है वो क्या प्रदर्शित करता है? अब यहाँ से हम देखते हैं कि इनमें से निम्न में से जापानी पुष्प सज्जा कौन सी है? तो जापानी पुष्प सज्जा को मॉडर्न फ्लावरिंग अरेंजमेंट है उसको जापानी पुष्प सज्जा बोलते हैं। इसमें इकेबाना, मैरीबाना ये दोनों हैं, इकेबाना और मैरीबाना ये दोनों जापानी पुष्प सज्जा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है? मीन्स एक्सटेंशन एजुकेशन का मेन सिद्धांत क्या है? देखकर सीखना, करके सीखना, पढ़कर सीखना या सुनकर सीखना। तो जो प्रसार शिक्षा है, जो एक्सटेंशन एजुकेशन है, ये हमको लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल पे होती है, मीन्स करके सीखना। इसीलिए जो प्रसार शिक्षा है उसमें जाके लोग जो जहाँ पे भी एजुकेशन प्रोवाइड करना है वहाँ पे जाके लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। मीन्स जो एक्सटेंशन एजुकेशन है इसका जो मेन प्रिंसिपल है, जो मेन सिद्धांत है, दैट इज़ लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रसार शिक्षा क्या है? मीन्स एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है? तो फॉर्मल एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है,
तो जो एक्सटेंशन एजुकेशन है, जो प्रसार शिक्षा है, ये अनौपचारिक शिक्षा है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। क्योंकि एक्सटेंशन एजुकेशन ये प्रसार शिक्षा है जो वो हम इन लोगों के लिए अप्लाई करते हैं जो फॉर्मल एजुकेशन में नहीं जा सकते हैं या किसी वजह से उनकी फॉर्मल एजुकेशन जो है ड्रॉप हो गई। जैसे गांव में जो विलेज में जो होम वर्कर हैं, फार्मर हैं, जो घर पे काम करते हैं, तो इन लोगों के लिए ये एजुकेशन होती है कि जहाँ से वो अपने बेसिक स्किल्स सीख सकें एंड अपनी जो उनकी इनकम है या अपने सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए काम कर सकें। तो जो एक्सटेंशन एजुकेशन होती है ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है, और जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है ये लर्नर बेस्ड होती है। मीन्स इसमें जो लर्नर की जो नीड्स हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन दी जाती है। और हम फॉर्मल एजुकेशन की जब बात करते हैं तो ये टीचर ओरिएंटेड होती है, और जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है ये लर्नर ओरिएंटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गृह विज्ञान और सेवा का क्षेत्र जो मुख्य रूप से संबंधित है। गृह विज्ञान और सेवा का क्षेत्र, तो गृह विज्ञान में हम मेनली क्या सीखते हैं कि पारिवारिक जीवन को समर्थ कैसे बनाना है, या फिर जो हमारे पास जो फैमिली रिसोर्स हैं उन फैमिली रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करें कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो गोल्स हैं, जो एम्स हैं, उनको फुलफ़िल कर सकें। तो गृह विज्ञान, ज्ञान और सेवा का मीन्स ये है कि जो भी हमारे पारिवारिक जीवन है उसको समर्थ कैसे बनाया जाए, और समर्थ बनाने के लिए क्या है कि फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो सकें। तो ये आता है गृह विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है? रॉबर्ट मैगर ने, सैम्पसन ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने या बीएस ब्लूम ने। तो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी हम पढ़ते हैं ना, ब्लूम टैक्सोनॉमी, तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी में ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर दी जाने वाली एक व्यवस्था है जिसमें प्रौढ़ व युवा व्यक्ति करके सीखते हैं। देखो यहाँ पे भी दिया है कि प्रसार शिक्षा एक वह शिक्षा है जिसमें हम व्यक्ति जो है वो करके सीखते हैं, मीन्स लर्निंग बाय डूइंग वाला प्रिंसिपल है। और प्रसार शिक्षा जो है ये स्कूल के बाहर दी जाने वाली शिक्षा है जिसमें प्रौढ़ व युवा व्यक्ति जो हैं वो करके सीखते हैं। ये कहा है डी एस्मिंगर का। ये डी एस्मिंगर ने कहा है कि प्रसार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो स्कूल के बाहर दी जाती है और वहाँ पे जो भी युवा व्यक्ति हैं या प्रौढ़ व्यक्ति हैं ये चीज़ों को करके सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? और ये भी कहा है कि प्रसार शिक्षा है जो ये निरंतर कंटिन्यू चलती रहती है, ये कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। ये कहा है ओपी धामा ने। ओपी धामा ने कहा है कि जो प्रसार शिक्षा है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और एस्मिंगर ने क्या कहा, हमने अभी लास्ट में पढ़ा है कि जो प्रसार शिक्षा है ये स्कूल के बाहर दी जाने वाली शिक्षा है जहाँ पर लोग लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल मीन्स काम करके सीखते हैं। ये कहा है एस्मिंगर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रसार शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? तो जो प्रसार शिक्षा अधिगम है इसका अंतिम चरण है संतोष। वो अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, कन्वेक्शन, एक्शन एंड सेटिस्फैक्शन वाले जो 6 स्टेप्स हैं इनमें जो सबसे लास्ट स्टेप है वो है संतोष। तो प्रसार शिक्षण जो अधिगम है, लर्निंग जो एक्सटेंशन एजुकेशन लर्निंग की जो प्रक्रिया है इसका जो सबसे लास्ट स्टेप है वो है संतोष या फिर सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत प्रसार कार्यकर्ता को सक्षम बनाते हैं। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत मीन्स जो एक्सटेंशन एजुकेशन के जो प्रिंसिपल हैं वो प्रसार कार्यकर्ता मीन्स जो एजुकेटर हैं, जो एक्सटेंशन एजुकेशन के जो एजुकेटर हैं उनको सक्षम बनाते हैं। कैसे? लोगों की आवश्यकताओं को समझने में, उपयुक्त गतिविधियों को नियोजित करने में, योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने में, या उपरोक्त सभी। तो ये बिल्कुल सभी सही है। एक्सटेंशन एजुकेशन में होता क्या है, जो भी हमारे एक्सटेंशन गाइड हैं या एक्सटेंशन जो वर्कर हैं वो लोगों की आवश्यकताओं को समझते हैं, फिर उनके अकॉर्डिंग प्लान जो भी उनको देना है, प्लान करना या एजुकेशन देना है वो प्लान करते हैं और उनको एक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करते हैं कि जो नीडी पीपल हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है वो उनको अच्छे से समझ आ सके। तो ये उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रभावी एवं वास्तविक प्रसार कार्य के लिए इसका होना चाहिए। अगर हम कोई एक्सटेंशन एजुकेशन का कोई प्रोग्राम चल रहा है, अब वो प्रोग्राम जो है वो इफ़ेक्टिव हो उसके लिए क्या करना होगा? एक्सटेंशन एजुकेशन मेनली कहाँ पे किसको ज़रूरत होती है? रूरल पीपल जो फॉर्मल एजुकेशन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं या इनको अपने बेसिक स्किल्स के लिए कोई हेल्प चाहिए। तो ये
कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, तो ये स्टार्ट होनी चाहिए ग्रामीण स्तर से, बिल्कुल ग्रामीण स्तर से स्टार्ट होनी चाहिए, जहाँ से लोगों को मीन्स उनके अकॉर्डिंग उनकी नीड उनकी फुलफिल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतवर्ष में दूरदर्शन किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो भारतवर्ष में दूरदर्शन जो है वो 15 सितंबर 1959 में स्टार्ट हुआ था, 15 सितंबर 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विज्ञापन संचार के निम्नलिखित कार्य पर आधारित हैं। विज्ञापन मीन्स एडवर्टीजमेंट कम्युनिकेशन के कौन से कार्य पर आधारित होते हैं? पहले तो कम्युनिकेशन के जो फंक्शन है वो 4 होते हैं। इनमें से एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है इन्फ्लुएंस करना, मीन्स प्रभाव डालना। तो जो हमारे जो एडवर्टीजमेंट जो टीवी पे आते हैं या कहीं पे भी जो एडवर्टीजमेंट देते हैं, उनका मेन काम होता है कि जो सामने जो पर्सन है उसको इन्फ्लुएंस करना, क्योंकि जब उनको इन्फ्लुएंस करेंगे तभी तो उनका जो एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं वो इफेक्टिव होगा। क्योंकि जैसे अभी टीवी पे हम देख रहे हैं, कभी चॉकलेट का ऐड आया या पिज़्ज़ा का ऐड आया, तो जो सामने वाला पर्सन जो ऐड देख रहा है वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है, और अगर बार बार वही ऐड रिपीट हो रहे हैं तो फिर उस पर उस जो भी ऐड आ रहे हैं उनका इफेक्ट होने लगता है धीरे धीरे। तो विज्ञापन का सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है जो सामने वाला पर्सन है उसको इन्फ्लुएंस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2 व्यक्तियों के बीच बातचीत कहलाती है। जब 2 व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उसको कहते हैं इंटरपर्सनल। अब जो पर्सन खुद में सेल्फ इवैल्यूएशन करता है, पर्सन खुद से ही बात करता है, तो उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल। और जहाँ पे 2 व्यक्ति बातचीत करते हैं उसको कहते हैं पारस्परिक संचार या फिर इंटरपर्सनल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनसंचार में PSA का जो जनसंचार है वहाँ पे PSA का मीन्स क्या है? जनसंचार मीन्स मास कम्युनिकेशन में PSA का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। PSA का फुल फॉर्म है पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अच्छे संचार के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं है? अच्छा कम्युनिकेशन हम किसको मानते हैं? जो स्पष्ट हो, सावधानी पूर्वक किया गया हो और सहजता से किया गया हो। और एक तरफा संचार को हम अच्छा कम्युनिकेशन नहीं मानते। हम वैसे भी हमने पढ़ा है कि कम्युनिकेशन जो है वो टू वे प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, जहाँ पे जो विचार हैं, जो हमारे आइडियाज़ हैं, उनका आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान मीन्स टू वे कम्युनिकेशन हो गया, मीन्स जहाँ से कोई पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है और सामने से उसको फीडबैक भी मिले। और जहाँ पे ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ पे फीडबैक मिलता है वो कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और फीडबैक के लिए क्या चाहिए? जो कम्युनिकेशन है वो 2 तरफा होना चाहिए। तो एक तरफा कम्युनिकेशन जो है ये अच्छा कम्युनिकेशन इसको नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अरस्तु मॉडल की संचार प्रणाली जो थी, तो अरस्तु मॉडल के संचार में प्रणाली में कितने एलिमेंट थे? तो जो अरस्तु ने जो मॉडल दिया था उसमें 3 तत्व थे, एथॉस, लोगोस एंड पैथोस। स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस। तो इसको स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस भी बोलते हैं। 3 तत्व में एथॉस, इथॉस, लोगोस एंड पैथोस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौशल प्रदान करने की एक सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है। मीन्स स्किल इम्पार्ट करना, किसी को स्किल प्रोवाइड करना, स्किल इम्पार्टिंग टेक्निक जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कहाँ पे होती है? जहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन होता है, जहाँ पे प्रदर्शन होता है। डेमोन्स्ट्रेशन भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, एक रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। तो जब लोगों को हम डेमोन्स्ट्रेट करके चीज़ें करके दिखाते हैं, वहाँ पे जो स्किल का इम्पार्ट होता है, जो स्किल लर्निंग है वो अच्छी होती है। तो प्रदर्शन जो है स्किल प्रदर्शन की एक सर्वाधिक अच्छी और सबसे प्रभावशाली विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी को कहते हैं। जो संदेश भेजता है और जो संदेश प्राप्त करता है, इसके बीच में क्या होता है? मीडियम होता है, एक चैनल होता है, उसको हम बोलते हैं माध्यम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसके पहले जो अभी हमने फ्लावर अरेंजमेंट पढ़ा था उसमें सिन का मीन्स क्या होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है कि जो सिन, सो, हाइकी 3 वर्ड हैं, इसमें सिन का मीनिंग क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, SMCR, सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर। ये मॉडल किसने दिया है? तो ये मॉडल दिया था बर्लो ने। ये मॉडल दिया था इन्होंने 1960 में। ठीक है, SMCR, सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर, इसको लीनियर मॉडल भी बोलते हैं। बर्लो का लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल।
तो बर्लो ने दिया था SMCR। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्यक्तिगत प्रणाली को संचार के लिए उपयोग में लाया जाता है। व्यक्तिगत प्रणाली मीन्स जहाँ पे पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअली पर्सन से जाके मिलते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से मिलना या व्यक्तिगत पत्र लिखकर, ये तो दोनों आ जाते हैं, क्योंकि किसी पर्सन से स्पेशली पर्सनली जाकर मिलना या किसी को पर्सनली लेटर लिखना, तो ये सब व्यक्तिगत प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, दोनों ए एवं बी। शांति निकेतन शुरू हुआ था, तो शांति निकेतन जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शुरू किया था, तो इन्होंने इसको 1921 में स्टार्ट किया था। जो शांति निकेतन है, कहीं कहीं पे 1920 भी दे रखा है, तो आपको जो ऑप्शन में जो ईयर दिया हो उसको आप टिक कर दीजिएगा। शांति निकेतन शुरू हुआ है, इसको शुरू किया है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 12 से 18 वर्ष का जो आयु काल है वो क्या कहलाता है। 12 से 18 वर्ष का जो आयु काल है उसको हम कहते हैं किशोरावस्था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसके अनुसार किशोरावस्था जो है वो तनाव एवं तूफान की अवस्था है। तो स्टैनले हॉल ने कहा था जो किशोरावस्था है, जो 12 से 18 साल के बीच की जो उम्र है, इसको तनाव एवं तूफान की, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज कहा है। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है इसको स्टैनले हॉल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शैशवावस्था की सबसे महत्वपूर्ण समायोजन है। शैशवावस्था मीन्स इन्फेंसी में जो सबसे ज़्यादा समायोजन, सबसे महत्वपूर्ण समायोजन क्या है। पहले तो एक क्वेश्चन ये है कि शैशवावस्था को समायोजन की अवस्था भी कहते हैं, और समायोजन में क्या होता है, तापमान परिवर्तन होता है, श्वास लेना, चूसना व निगलना, तो ये उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हैं। तो शैशवावस्था को समायोजन की अवस्था भी कहते हैं, और समायोजन में जो इन्फेंट है, जो न्यूबॉर्न बेबी है, वो बाहर के एनवायरनमेंट से कैसे एडजस्ट कर रहा है, इसको हम कहते हैं समायोजन की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बालक के विकास के लिए सहायक है। तो बालक का विकास की अगर हम बात करें तो इसके लिए कौन कौन सहायक है, माता पिता, विद्यालय, समाज, तो उपरोक्त सभी, क्योंकि कल्चर क्या है, हेरिडिटरी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करती है, उनका विकास कैसे हो रहा है चाइल्ड को, तो ये सब माता पिता, विद्यालय, समाज, ये सभी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चों के दांत निकलना आरंभ होते हैं। तो बच्चों के दांत जो हैं निकलना आरंभ होते हैं 6 मंथ पे, कभी कभी कहीं पे 6 to 7 दे रखा है या 6 to 8 दे रखा है, तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। मीन्स 6 से 8 मंथ तक के बीच का कोई भी ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों के जो दांत निकलना आरंभ होते हैं वो 6 महीने पर, 6 से ऑनवर्ड, मीन्स 6 to 8 मंथ तक। इनका आंसर हम सही कर सकते हैं, क्योंकि कई सारी बुक में इनके डेटा जो है, जो ईयर वाइज डेटा होते हैं, ये वेरिएट करते हैं कहीं कहीं पे। तो जो बच्चों के दांत निकलना ये 6 मंथ से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धीमा विकास करने वाले बच्चों की पहचान है। जो धीमा विकास करने वाले बच्चे, उनकी क्या पहचान है, तो इनमें गति व कुशलता में देरी होती है, क्योंकि अगर डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो रहा है तो इनके फाइन मोटर एंड जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं वो उतने अच्छे डेवलप नहीं करेंगे। अब जब मोटर स्किल डेवलप नहीं करेंगे तो जो बच्चा है वो जो बेसिक पेस है या बेसिक जो स्किल है उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से जो जिनमें स्लो डेवलपमेंट होता है उनमें जो कोऑर्डिनेशन वाली जो प्रोसेस होती है ये भी थोड़ी धीरे धीरे डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था इन्फेंसी क्या है। हरलॉक ने इन्फेंसी स्टेज को कितने से कितने तक की एज को इन्फेंसी एज कहा है। तो हरलॉक ने जन्म से 2 वर्ष तक की एज को इन्फेंसी कहा है, और कई सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग जो भी डेवलपमेंटल स्टेजेज हैं उनको डिवाइड किया है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि हरलॉक ने डेवलपमेंटल स्टेज को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, अर्नेस्ट जोन्स ने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, और भी कई सारे साइंटिस्ट हैं, तो किसने डेवलपमेंटल स्टेज को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, तो इसको भी हम देखते हैं आगे भी। तो हरलॉक ने जो इन्फेंसी की स्टेज है इसको जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को इन्फेंसी की स्टेज बताया है। तो हरलॉक ने जो है डेवलपमेंटल स्टेजेज को 5 पार्ट्स में बांटा है, कि हरलॉक ने डेवलपमेंटल स्टेजेज को जो है वो 5 पार्ट में बांटा है, और वो 5 पार्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले गर्भ धारण से जन्म तक की अवस्था, मीन्स वही इन्फेंसी, गर्भ धारण से जन्म तक की
उसके बाद नवजात अवस्था मीन्स जो नियोनेट वाली स्टेज होती है वो 14 दिन तक, यहाँ पे इन्होंने हरलॉक ने 14 डेज़ बताया है और कहीं कहीं पे इसको 28 डेज़ भी कहा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि हरलॉक ने ये जो नियोनेट वाली डेज़ है, जो नियोनेट के लिए सिर्फ 14 डेज़ बताया है। और उसके बाद शैशवावस्था, इन्फेंसी आती है 14 दिन से 2 वर्ष तक की। उसके बाद बाल्यावस्था 2 वर्ष से 11 वर्ष तक की आयु। उसके बाद आता है किशोरावस्था 11 से 21 तक की आयु। तो हरलॉक ने जो डेवलपमेंटल स्टेज हैं इनको 5 स्टेज में डिवाइड किया है। उसके बाद अर्नेस्ट जोन्स ने जो है इनको, जो ये डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं इनको 3 भाग में बांटा है। हरलॉक ने 5 में बांटा था। अर्नेस्ट जोन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। वो है शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक की आयु, फिर बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक की आयु, उसके बाद किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक की आयु। उसके बाद रॉस ने इनको 4 भागों में डिवाइड किया है। रॉस ने बताया है कि जो डेवलपमेंटल स्टेजेज होती हैं इनकी 4 अवस्थाएं हैं। तो इसमें इन्होंने बताया है शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज 1 से 3 वर्ष तक की, फिर पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक की, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक की। तो हमने क्या पढ़ा, हरलॉक ने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, अर्नेस्ट जोन्स ने डेवलपमेंटल स्टेजेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है और रॉस ने 4 पार्ट में डेवलपमेंटल स्टेजेस को डिवाइड किया। तो ये आपको याद रखना है कि किसने, कौन से साइंटिस्ट ने डेवलपमेंटल स्टेजेस को कितने कितने पार्ट में डिवाइड किया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इनको आप बिल्कुल याद रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण से द्वारा सीखता है। तो घर वालों का अनुकरण बालक कब तक सीखता है, जब तक वो इन्फेंसी एज में होता है, क्योंकि उसके बाद जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो उस पर उनके पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस आने लगता है। तो जो बच्चा है, बालक जो है, वो शैशवावस्था में मोस्टली जो भी चीज़ें सीखता है, जो भी आदतें सीखता है, तो अपने घर में फैमिली में जिसको देखता है उन्हीं को फिर इमिटेट करता है और उन्हीं के इमिटेशन से चीज़ें सीखता है, वो है शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई होती है। देखो, जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई मीन्स एवरेज हाइट पूछी है, तो यहाँ पे दिया है 50 सेंटीमीटर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कहीं कहीं पे इंचेस में पूछ लेते हैं, तो आपको इंचेस वाली भी हाइट याद रखनी है, देखनी है। और जब इंचेस में पूछते हैं तो ये अबाउट 18 to 19 इंच होती है, और जब सेंटीमीटर में पूछते हैं तो ये 50 सेंटीमीटर होती है। तो ये दोनों डेटा आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, कहाँ पे इंचेस दिया है। तो जो जन्म के समय भारतीय बच्चे की जो औसत ऊंचाई होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है, 50 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिशुओं की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। जो इन्फेंट है, जो न्यूबॉर्न बेबी है, उसकी जो हार्ट बीट होती है या जो नाड़ी की गति होती है वो 120 मिनट से 1 मिनट में 120 से 150 के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कल्पनात्मक चिंतन किस आयु पर प्रारंभ होती है। कल्पनात्मक चिंतन या फिर जो इमेजिनेशन वाली थिंकिंग होती है, इमेजिनेशन थिंकिंग, ये 6 ईयर्स पे स्टार्ट होती है। तो ये कौन सी स्टेज है, अगर हम पियाजे की बात करें तो उन्होंने 2 to 6 ईयर जो उनकी सेकेंड स्टेज है, तो सेकेंड स्टेज कौन सी है ये आपको बताना है। पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो इसकी सेकेंड स्टेज कौन सी है, क्योंकि सेकेंड स्टेज में जो इमेजिनेशन थिंकिंग है ये डेवलप होती है, तो ये 6 वर्ष पे डेवलप होती है। मीन्स जो पियाजे की जो कॉग्निटिव थ्योरी है इसमें जो सेकेंड स्टेज है, पहले तो सेंसरी मोटर है, सेकेंड स्टेज कौन सी है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो सेकेंड स्टेज है उसमें इमेजिनेशन थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है। टोटल इनकी स्टेज कितनी है, तो टोटल इनकी स्टेजेस जो हैं ये 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बालक का मन एक खाली स्लेट या ट्यूबुला सा है, ये किसने कहा है। तो ब्लैंक स्टेट, ट्यूबुला रासा, खाली स्लेट, ये सब कहा है जॉन लॉक ने। जॉन लॉक की जो थ्योरी है गोल थ्योरी, एक जॉन लॉक की थ्योरी है गोल थ्योरी, तो ये भी आपको याद रखना है कि जॉन लॉक ने गोल थ्योरी दी है। और उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो बालक का जो मन है, मीन्स जो नया न्यूबॉर्न बेबी है, तो 1 to 3 ईयर तक या 1 to 5 ईयर तक का जो बच्चा है उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक होता है। वो जो आसपास देखता है, उसको जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वही चीज़ें वो सीखता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि जो बालक का मन है वो खाली स्लेट है, ट्यूबुला रासा है या ब्लैंक स्टेट है, ये कहा था जॉन लॉक ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किशोरावस्था, एडोलसेंस शब्द लैटिन क्रियापद एडोल्सर से लिया गया है, जिसका मीनिंग देखो, एडोलसेंस वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है एडोल्सर्स, जिसका मीनिंग क्या होता है, मैच्योरिटी की तरफ या परिपक्वता की ओर वृद्धि करना। नाउ आपके पास अभी 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो है सिन, ठीक है, सिन का मीनिंग क्या है। उसके बाद पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज है, इसमें जो सेकेंड स्टेज है, इसमें सेकेंड स्टेज कौन सी है, तो सेकेंड स्टेज का नाम आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि सेकेंड स्टेज का कौन सी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। तो यौन परिपक्वता किशोरावस्था में होती है, तो किशोरावस्था में जब यौन परिपक्वता होती है तब बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, जैसे अचानक वेट गेन करना, हाइट गेन करना, प्यूबर्टी हेयर्स आना और वॉइस में चेंज होना, ये सारे चेंज आते हैं जब यौन परिपक्वता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इकोलॉजी सिद्धांत की रचना की थी। तो जो इकोलॉजिकल थ्योरी है, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है, ये दी थी ब्रोनफेयर-ब्रेनर ने। इसमें इन्होंने 4 सिस्टम बताए थे, मीजो, माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, ये सब जो इन्होंने, ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी थी ये ब्रोनफेयर-ब्रेनर ने दी थी। अल्बर्ट बंड्यूरा की अगर हम बात करें तो उन्होंने लर्निंग थ्योरी दी थी, और इवान पैल्वो की बात करें तो उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, जहाँ पे एक स्टिमुलस देते हैं फिर स्टिमुलस को हटा देते हैं, तो स्टिमुलस कंडीशनिंग थ्योरी या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इवान पैल्वो ने दी थी। और इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी जो है ये ब्रोनफेयर-ब्रेनर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संज्ञानात्मक विकास मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है, वो दी है जीन पियाजे ने। तो यहाँ पे बात की गई है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी है, तो वो दी है जीन पियाजे ने। और बाकी लोगों के बारे में, अभी इवान पैव्लो के बारे में तो हमने अभी पढ़ा कि इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक के जन्म क्रम के मनोविज्ञान का वर्णन किया है। जो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने जन्म क्रम के मनोविज्ञान का वर्णन किया है, मीन्स साइको एनालिटिकल, ठीक है, साइको एनालिटिकल वाली जो थ्योरी दी है वो किसने दी है, मनोवैज्ञानिक थ्योरी जो है वो दी है सिगमंड फ्राइड ने। तो मनोवैज्ञानिक थ्योरी में कितने स्टेजेज हैं ये आपको बताना है। तो मनोवैज्ञानिक थ्योरी में कितने स्टेजेज हैं ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी। जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है ये भी सिगमंड फ्राइड ने दी। सिगमंड फ्राइड ने 2 थ्योरी दी है, एक तो साइकोसेक्सुअल थ्योरी, एक साइको एनालिटिकल थ्योरी। तो ये 2 थ्योरी जो है सिगमंड फ्राइड ने दी है। तो साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है इसमें कितने स्टेजेज हैं ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और साइकोसेक्सुअल थ्योरी है इसमें 5 स्टेजेज हैं, वो ओरल 5 स्टेजेज हैं इसमें। ओरल हो गया, ओरल, एनल, लेटेंसी जेनाइटल, फैलिक, लेटेंसी जेनाइटल। तो ये 5 स्टेजेस हैं जो इसमें साइकोसेक्सुअल थ्योरी में दिया था। और एनालिटिकल थ्योरी में कितने स्टेजेस हैं ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एरिक्सन के अनुसार जो मनोसामाजिक विकास का पहला चरण है, जो मनोसामाजिक साइको सोशल जो लर्निंग है, साइको सोशल लर्निंग जो है वो एरिक्सन ने दी है। और साइको सोशल लर्निंग का जो फर्स्ट स्टेज है वो विश्वास वर्सेस अविश्वास है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाला जो स्टेज है ये सबसे पहला चीज़ है, ठीक है। जो सबसे पहला जो स्टेज है साइको सोशल थ्योरी का वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो एरिक्सन की जो साइको सोशल थ्योरी है इसमें कितने स्टेजेज हैं ये आपको बतानी है। फर्स्ट स्टेज तो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, और टोटल कितने स्टेज हैं ये आपको बताना है। सिर्फ आपको बताना है कि कितने स्टेज हैं, सबका नाम नहीं बताना है आपको, सिर्फ बताना है कि 5 स्टेज हैं, 6 स्टेज हैं, 8 स्टेज हैं, 10 स्टेज हैं, कितने स्टेज हैं ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किंडरगार्टन के जनक कौन है। तो किंडरगार्टन के जनक जो है वो फ्रोबेल हैं। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन को सबसे पहले बताया था कि किंडरगार्टन क्या है, ये फ्रोबेल ने बताया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करता है। केंद्रक है मीन्स न्यूक्लियस है। जो न्यूक्लियस है तो एक, जैसे ये न्यूक्लियस है, अंदर इसका न्यूक्लियर में सब मटेरियल है, तो ये एक मेम्ब्रेन में बाउंड है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को कोशिका द्रव्य से कौन अलग कर रहा है, केंद्रक को,
तो ये हो जाएगी केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो न्यूक्लियस को या केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करती है। सो आपके पास अभी टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? सिन का मीनिंग क्या है ये आपको बताना है। उसके बाद जो पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है इसकी सेकेंड स्टेज कौन सी है ये आपको बतानी है। उसके बाद सिगमंड फ्राइड की जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है जो सिगमंड फ्राइड की, उसमें कितने स्टेजेस हैं, और इरिक एरिक्सन की जो साइको सोशल थ्योरी है उसमें कितने स्टेजेस हैं। टोटल आपके पास 4 क्वेश्चन हैं, तो चारों क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तन में जो सर्वप्रथम जो पदार्थ निकलता है वो क्या होता है? उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये न्यूट्रिशियस होता है और इसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं, ग्लोब्युलिन्स होते हैं, जो भी चाइल्ड है उसको इन्फेक्शन से बचाता है। जो भी, क्योंकि न्यूली बॉर्न चाइल्ड है उसको बाहर के एनवायरनमेंट से एडजस्टमेंट करना है, तो बहुत सारे जो उसमें जो है वो चेंजमेंट होते हैं, तो इसकी वजह से और इन्फेंट को बाहर के इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो कोलेस्ट्रम है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है इन्फेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह अंश जिसके द्वारा माता से भ्रूण को पोषण पहुंचता है। मदर से प्लेसेंटा को जो फीटस है, मदर से फीटस तक कौन सी चीज़ है जिसके थ्रू न्यूट्रिशन पहुंचता है और वेस्ट जो प्रोडक्ट है वो बाहर जाते हैं, तो वो है प्लेसेंटा या गर्भनाल। प्लेसेंटा के थ्रू मदर से जो भी न्यूट्रिशन है वो फीटस तक जाता है और फीटस का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो फीटस की बॉडी से बाहर जाता है। ये दोनों काम प्लेसेंटा के होते हैं कि प्लेसेंटा से जो भी न्यूट्रिशन मिल रहा है और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जाते हैं। गर्भावस्था के प्रथम 3 माह को क्या कहते हैं? जो गर्भावस्था का जो फर्स्ट 3 महीने हैं उनको प्रथम ट्राइमेस्टर कहते हैं। 3 महीने को ट्राइमेस्टर कहते हैं और ये प्रथम है तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। पाइका खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिला में किसकी कमी होती है? पाइका ये नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं, मीन्स इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं होता है और ये स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम में क्रेविंग होती है। और ये क्रेविंग क्यों होती है? जब मिनरल की डेफिशिएंसी होती है तब ये क्रेविंग करती है, उसको बोलते हैं पाइका। और जब स्पेशली जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है तब मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से कुछ नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस लाइक क्ले हो गया, मिट्टी हो गया, चौक हो गया, ये सब चीज़ें खाने का क्रेविंग होती है, तो इसको कहते हैं पाइका। मीन्स मिट्टी या क्ले, चौक, इन सब चीज़ों को जो खाने की क्रेविंग होती है उसको, इस कंडीशन को पाइका कहते हैं। और उसमें स्पेशली जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है तब पाइका की क्रेविंग होती है। उसके बाद आता है, शिशुओं को पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए। पूरक आहार कब देते हैं? 6 मंथ पे। ठीक है, अभी हमने एक लास्ट में क्वेश्चन पढ़ा था कि जो इन्फेंट्स हैं इनमें दांत कब से निकलना स्टार्ट करते हैं, तो ये भी 6 to 8 मंथ से स्टार्ट करते हैं निकलना। इसीलिए जब बच्चों के जब दांत निकलने लगते हैं, देखो दोनों को एक साथ रिलेट, जब चीज़ें हम नॉर्मल डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ते हैं ना तो बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है, वीनिंग फूड या सप्लीमेंट्री फूड कब से देना है? 6 माह से। और 6 माह से जब देंगे, क्योंकि वीनिंग फूड देंगे, सप्लीमेंट्री फूड देंगे, तो उसको च्यू करना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए? दांत चाहिए। तो दांत कब से निकलना स्टार्ट हो रहे हैं? ये भी 6 to 8 मंथ की एज से निकलना स्टार्ट कर रहे हैं। और क्योंकि जब सप्लीमेंट्री फूड स्टार्ट करते हैं तो तब वो सॉफ्ट फॉर्म में होता है। तब धीरे धीरे जब सप्लीमेंट्री फूड कब स्टार्ट करते हैं? 6 मंथ की एज पे। और दांत निकलना कब स्टार्ट होते हैं? 6 to 8 मंथ की एज में। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि जब दांत निकलना स्टार्ट करते हैं तभी तो सप्लीमेंट्री फूड देना स्टार्ट करते हैं। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड हैं। तो अभी आपके पास क्वेश्चन कितने हो गए? सिन का मीनिंग क्या होता है ये आपको बताना है। जो पियाजे की जो सेकेंड स्टेज है कॉग्निटिव थ्योरी की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की जो सेकेंड स्टेज है वो कौन सी स्टेज है ये आपको बताना है। उसके बाद साइको एनालिटिकल थ्योरी जो सिगमंड फ्राइड ने दी है, इसकी स्टेजेस कितनी है ये आपको बताना है। उसके बाद इरिक एरिक्सन ने साइको सोशल थ्योरी दी है, इसकी कितनी स्टेजेज हैं ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, आपके साथ 4 क्वेश्चन हैं। इन चारों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।